Hello everyone, we are going to study the chapter 10, 18th century political formation, part 2. In previous lesson, part 1, हमने देखा we, we studied about the crisis of empire and the later Mughals. उसके बाद हमने देखा इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, जो न्यू स्टेट इमर्ज हुई उसके बारे में हमने पढ़ा। द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने हैदराबाद के बारे में पढ़ा था, अवध के बारे में पढ़ा था और बंगाल के बारे में पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ेंगे द वतन जागीर ऑफ द राजपूत, राजपूतों की वतन जागीरी के बारे में पढ़ेंगे। मैनी राजपूत किंग्स लाइक अंबर जोधपुर सर्व्ड द मुगल्स इन एक्सचेंज दे वर परमिटेड टू एंजॉय considerable autonomy in their वतन जागीर. Soon these rulers began to extend their control over nearby region. मतलब बहुत से राजपूत घराने जैसे कि अंबर और जोधपुर के राज घराने प्रमुख थे, मुगलों की सेवा में रहते थे या मुगलों को सर्व करते थे, जिसके बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता मिलती थी, या तो जिसके बदले में मुगल उनको बहुत सारी स्वतंत्रता देते थे। जल्द ही इन राजाओं ने अपना अधिकार अलग अगल बगल के क्षेत्रों में बढ़ाना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना अधिकार एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा जय सिंह ऑफ अंबर वॉज गवर्नर ऑफ मालवा। राजा अजीत सिंह को गुजरात की एवं अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। उसके बाद नागौर वॉज कॉन्क्वेर्ड एंड एनेक्स्ड टू द हाउस ऑफ जोधपुर। जोधपुर के राजघरानों ने नागौर को अपने राज्यों में मिला लिया। इस तरीके से धीरे 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 अपना डेवलपमेंट होने लगा। उसके बाद अंबर सेज्ड लार्ज पोर्शन ऑफ बूंदी, मीन्स अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। देन सवाई राजा जय सिंह founded his new capital at Jaipur and was given the सूबेदारी of Agra in 1722. 1722 में सवाई राजा जय सिंह को आगरा का सूबेदार भी बनाया गया। इस तरीके से राजपूत राज्यों का काफ़ी विकास हुआ। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सीजिंग इंडिपेंडेंस। सीजिंग इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी हासिल करना। हमने देखा था कि जो कुछ राज्य थे जिन्होंने मराठाओं से लड़कर काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद अपनी जो क्षेत्र थे, अपने जो स्टेट थे, वो वापस स्वतंत्र कराए थे। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे द सिख के बारे में। Several battles were fought by Guru Gobind Singh against the Rajput and Mughals. Khalsa was instituted in 1699. After the death of Guru Gobind Singh in 1708, Khalsa revolt against the Mughal authority in leadership of Banda Bahadur. Banda Bahadur was captured in 1750 and executed in 1716. मतलब कि जो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, उससे पूर्व और उससे पश्चात, खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और पश्चात उन्होंने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, मुगलों से लड़ाइयाँ लड़ी, राजपूतों से लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किए। बंदा बहादुर के नेतृत्व में भी खालसा ने मुगलों के खिलाफ काफ़ी सारे विद्रोह किए, पर 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में उसे मार दिया गया। इन द 18th century, Sikh organized themselves into a number of bands called जत्था। 18वीं शताब्दी में सिख ने जो अपने आप को ऑर्गेनाइज किया बैंड्स में, उसको जत्था कहा जाता था। एंड लेटर ऑन मिस्ल, उसके बाद उसको मिस्ल कहा गया। देयर कंबाइंड फोर्सेस वेर नोन एज ग्रांड आर्मी, या तो दल खालसा। उसकी जो कंबाइंड फोर्सेस थी उसको ग्रांड आर्मी कहा जाता था या तो दल खालसा कहा जाता था। गुरु गोविंद सिंह had inspired the Khalsa with the belief that their destiny was to rule। राज करेगा खालसा, मतलब कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था, उन्होंने खालसा को प्रोत्साहित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, या तो वो कहते थे राज करेगा खालसा, जो खालसा है वो राज करेगा, शासन करेगा। द खालसा डिक्लेयर देयर सोवरेन रूल्स बाय स्ट्राइकिंग देयर ओवन कॉइन्स अगेन इन 1765।
1765 में खालसा ने अपने सिक्के भी बनवाए और सार्वभौम शासन की घोषणा भी की। The Sikh territories in the late 18th century extended from the Indus to the Yamuna। इस तरह अगर सिख टेरिटरी की बात करें तो 18वीं शताब्दी के अंत तक सिखों ने अपने साम्राज्य को काफ़ी बढ़ा लिया था या उनका काफ़ी विस्तार कर लिया था, जो कि सिंधु नदी से लेकर यमुना नदी तक सिखों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। महाराजा रणजीत सिंह ने सिखों में एकता कायम करने का काम किया था। महाराजा रणजीत सिंह भी उनके एक बड़े राजा हुए जिन्होंने सिखों को एक करने का काम किया था। तो ये तो बात हमने की कि डेवलपमेंट ऑफ सिख स्टेट। उसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मराठा या तो द मराठा स्टेट के बारे में। मराठा किंगडम वाज आल्सो ए पावरफुल रीजनल किंगडम। जो मराठा किंगडम था वो भी एक बहुत ही शक्तिशाली क्षेत्रीय क्षेत्रीय राज्य था। शिवाजी वॉज बोर्न इन 1627 एंड डाइड इन 1680, कर्व्ड आउट ए स्टेबल किंगडम। शिवाजी जो कि 1627 में जन्मे थे और 1680 में उनकी मृत्यु हुई थी, उन्होंने एक बहुत बड़े स्थायी साम्राज्य की स्थापना की थी और अपनी सेना को काफ़ी सशक्त भी बनाया था। शिवाजी एक काफ़ी कुशल राजा थे, उन्होंने काफ़ी बड़ी अपनी आर्मी बनाई थी, सशक्त आर्मी बनाई थी और एक स्टेबल राज्य की स्थापना की थी। After the death of Shivaji, Peshwa took control of the Maratha kingdom and Pune became the capital of the Maratha kingdom। शिवाजी की मृत्यु के बाद जो पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को संभाला, मराठा साम्राज्य का आगे बढ़ाया और उन्होंने पुणे को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई, या तो पुणे को मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाई, कैपिटल बनाया। Now between 1720 to 1761 the Maratha Empire was expanded। अगर बात करें तो 1720 से 1761 तक, 1720 से 1761 तक मराठा जो एम्पायर था, मराठा साम्राज्य था, उसका विकास बहुत ही ज़्यादा हुआ या काफ़ी तेज़ी से उसका विकास हुआ। मालवा एंड गुजरात वर सेज्ड फ्रॉम द मुगल बाय द 1720। 1720 तक मालवा और गुजरात को मुगलों से छीनकर उन्होंने अपने राज्यों में मिला लिया। By the 1730, Maratha possessed the right to levy Choth and Sardeshmukhi in the entire region of the Deccan Peninsula। मतलब 1730 तक अगर बात करें तो मराठाओं को दक्कन प्रायद्वीप या तो जो साउथर्न एरिया है उस क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार मिल गया था। चौथ और सरदेशमुखी ये दोनों टैक्स थे। चौथ मतलब चौथा भाग और सरदेशमुखी मतलब 10वां भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था। तो ये लोग मराठा लोग अब 1730 तक आते आते पूरे दक्कन एरिया में से, पूरे डेक्कन पेनिनसुला में से चौथ या सरदेशमुखी वसूल करते थे, टैक्स वसूल करते थे। आफ्टर दैट मराठा रेडेड ऑन दिल्ली इन 1737। द फ्रंटियर ऑफ मराठा डोमिनेशन एक्सपांडेड रैपिडली into Rajasthan, Punjab in north, into Bengal and Odisha in east, and into Karnataka and Tamil Nadu in south। 1737 में मराठाओं ने दिल्ली पर रेड की और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने साम्राज्य को काफ़ी जल्दी इससे विस्तार किया। अगर बात करें नॉर्थ की ओर तो उन्होंने राजस्थान और पंजाब के काफ़ी हिस्से को जीता। अगर बात करें ईस्ट साइड की, ईस्ट डायरेक्शन की, तो बंगाल और उड़ीसा तक उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया और साउथ में कर्नाटक और तमिलनाडु तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इससे उसको काफ़ी लाभ हुआ, काफ़ी रिसोर्सेज मिले, बट इसके साथ साथ उसको एक काफ़ी बड़ी हानि भी हुई कि जितने भी वहाँ के हिंदू राजा थे या जितने भी रीजनल रूलर्स थे वो उनके खिलाफ हो गए। पर इसकी वजह से सारे शासक मराठाओं के खिलाफ हो गए और मराठाओं को 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसी ने इनकी सहायता नहीं की। उसके बाद 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, तो उसमें किसी भी राजा ने मराठाओं की सहायता नहीं की, जिसकी वजह से मराठाओं की भयंकर हार हुई और मराठाओं को बहुत ही ज़्यादा आर्थिक और सैनिकों का नुकसान हुआ। तो इस तरीके से मराठाओं के साम्राज्य विकास को भी हमने देखा। अब हम बात करेंगे एक स्टेट की, दैट इज द जाट स्टेट। द जाट कंसोलिडेट देयर पावर ड्यूरिंग द लेट 17th एंड 18th सेंचुरी। मतलब 17वीं और 18वीं शताब्दी में जाट भी काफ़ी समृद्ध हुए या जाट ने भी अपने आप को काफ़ी डेवलप्ड किया। अंडर their लीडर चूरामन they acquired control over territories situated to the west of the Delhi। अगर उनके
प्रमुख लीडर या मुख्य लीडर चूड़ामन जो थे, उनके नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के वेस्ट में जो कुरुक्षेत्र वाला हिस्सा है वहाँ पर टेरिटरी सिचुएटेड, वहाँ पर उन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित किया या वहाँ पर उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्हें दिल्ली के पश्चिम क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया। दे ऑल्सो डोमिनेटेड द रीजन बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। उसके बाद उन्होंने दिल्ली और आगरा का जो रीजन था, या दिल्ली और आगरा के बीच का जो क्षेत्र था, जो लैंड था, जो प्लेन था, मैदान थे, वहाँ पर भी उन्होंने डोमिनेटेड किया। धीरे धीरे वहाँ पर भी उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। द जाट्स वेर प्रोस्परस एग्रीकल्चरिस्ट। जो जाट लोग थे वो एक बहुत ही समृद्ध कृषक थे, या वो बहुत ही अच्छे कृषक थे, किसान थे। अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्ज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग स्टेट। सूरजमल जो किंग थे, राजा राजा सूरजमल के अंडर में या उनके नेतृत्व में भरतपुर जो है वो एक बड़े किंगडम या साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ था। तो इस तरीके से हमने देखा अभी कि जो छोटे बड़े साम्राज्य लाइक द जाट्स है, या द मराठा है, या जो सिख है, उन्होंने किस तरह अपने आप को डेवलप किया। मुगलों से उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़ी और अपने आप को मुगलों से स्वतंत्र किया। इस तरीके से अभी हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।